एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। अभी तक हम लोगों ने अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ब्रेन जो सीएनएस था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके दो पार्ट थे, उसको हमने कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रिफ्लेक्स एक्शन, जो प्रतिवर्ती क्रिया। तो अब इसको बोलते क्या है, तो कभी भी जब कोई गर्म चीज या ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अचानक से स्वतः हो जाती हैं। जैसे अगर आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो आपका हाथ अचानक से हट जाता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है। यहाँ पे इसका फेनोमेना क्या होता है कि नर्व से वो स्पाइनल कॉर्ड तक, मेरुरज्जु तक वो आदेश जाता है और मेरुरज्जु से ही वो कंट्रोल कर लिया जाता है और उसके बाद फिर वो ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको टाइम थोड़ा सा और कम लगता है उस चीज से बचने के लिए। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब गर्म चीज रखी है तो अचानक से आप जैसे ही टच करेंगे तुरंत हाथ पीछे हट जाएगा। और अगर एक एग्जांपल इसका और मिलता है कि अगर कांटे पे आपका पैर पड़ता है तो जैसे ही थोड़ा सा चुभेगा तुरंत पैर ऊपर उड़ जाता है। तो ये सारी क्या है, ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अब प्रतिवर्ती क्रिया का क्या रास्ता होता है, क्या पथ होता है, किस तरह से ये चलती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। उस पाथवे को, उस रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क या फिर प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप में वहां पे हमारे पास क्या होगा कि एक सेंसरी न्यूरॉन होगा और एक मोटरिक न्यूरॉन होगा। तो ये सेंसरी न्यूरॉन से जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा तुरंत वहां से आदेश आएगा और फिर हटेगा। उसके बाद वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा कि हाँ कहीं पे कुछ मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो कि बॉडी के लिए सही नहीं था। अगर कांटा वो चीज उतनी जल्दी से ना होता तो फिर वो ज्यादा डैमेज कर जाता। हाथ अगर मान लीजिए आपको ज्यादा टाइम लग जा रहा है तो अगर गर्म चीज को छू दिए तो जल जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये क्रिया होती है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो मेरुरज्जु होती है रीढ़ की हड्डी के बीच में, वो कंट्रोल करता है इसको। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिवर्ती चाप, अब इसके बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है ये हमारा पाथवे होता है जिससे कि सिग्नल यहां से न्यूरॉन से हो करके फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड ही उसको कमांड देता है तुरंत हाथ को वहां से हटाने के लिए। तो यहाँ पे संवेदी अंगों से संवेदनाओं का मेरुरज्जु तक आने, मतलब जब आपने टच किया तो फिर जब वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच रहा है, मेरुरज्जु से आने और मेरुरज्जु से प्रेरणा के रूप में अनुक्रिया करने, और फिर जब वो फिर से आदेश देगा ताकि हाथ जो है वहां से हट जाए, जो यहाँ की मसल्स होंगी उसको आदेश देगा। तो वहां तक आने का जो प्रक्रम होता है, आने का जो कार्य होता है, उसी का जो मार्ग होता है उसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो फिगर में आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि एक से जो सेंसेशन है वो जा रही है स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर वहीं उसके बाद एक दूसरे पाथ से, दूसरे एक नर्व से फिर से वो आदेश आ रहा है मसल्स तक, जिससे कि वो हाथ जो है वो हट जा रहा है। तो यहाँ पे ये इसी पाथवे को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब इसमें क्या होता है, तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हमको प्लांट में भी पढ़ना है और ह्यूमन में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें प्लांट का पहले देखते हैं। तो प्लांट में दो तरह के काम करते हैं ये जो हार्मोन्स होते हैं। एक तो वृद्धि प्रवर्धक का, ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि रोधी का काम करते हैं। मतलब ये पेड़ जो भी बढ़ता है उसका कोई भी हिस्सा हो या फिर पेड़ खुद, तो ये काम ये जो हार्मोन से ये करते हैं। और जो ग्रोथ इनहिबिट का काम करते हैं वो एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन करते हैं। अब इसमें फर्स्ट जो है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या करता है, इसकी वजह से ये फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। जो प्रकाशानुवर्तन होता है वो ऑक्सिन की वजह से होता है। ऑक्सिन क्या होता है, प्रकाश संवेदी एक हार्मोन होता है जो जिससे कि ये प्रकाश की विपरीत दिशा में जाने लगता है और ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जब ग्रोथ को प्रमोट करेगा और उसकी विपरीत दिशा में जाएगा, तो अगर किसी पौधे का ये हिस्सा है, इस हिस्से में अगर इस तरफ से प्रकाश आ रहा होगा तो इस हिस्से में अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो इधर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा और इधर कम होगा। तो जब इधर ग्रोथ ज्यादा होगा तो ये जो पौधा होगा वो इस तरफ झुकने लगेगा और इसी को हम प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं।
तो प्रकाशानुवर्तन जो होता है वो प्रकाश की तरफ जाने को हम प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। उसके बाद आता है जिबरलिन। तो जिबरलिन का काम क्या होता है, ये जो पौधे की जो तने होते हैं उनके बढ़ने में ये मदद करता है। फिर उसके बाद आता है साइटोकैनिन। तो साइटोकैनिन सेल डिवीजन में मदद करता है, जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं उसमें ये मदद करता है। फिर उसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर में वृद्धि रोधी जो हार्मोन्स होते हैं उसमें एब्सिसिक अम्ल आता है और एथिलीन आता है। तो एब्सिसिक अम्ल पत्तियों के झड़ने में मदद करता है। एब्सिसिक अम्ल के अगर कहीं पे किसी भी पौधे पे छिड़क दिया जाए तो उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी। तो ये पत्तियां जो भी झड़ती हैं वो इसकी वजह से झड़ती हैं, एब्सिसिक एसिड की वजह से। और इथाइलिन, तो ये क्या करता है, ये फलों के पकने में मदद करता है कि जब फल पूरा पक जाएगा तो फिर वो पेड़ से टूट करके गिर जाता है। तो ये सारे क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं और ये ग्रोथ प्रमोटर हैं। तो अगर इनका हमको वर्क लिखना है तो प्रकाश संवेदी हार्मोन होता है, और ये सारे वृद्धि से ही रिलेटेड हैं, जिसकी वजह से ये फोटोट्रॉपिज्म या फिर प्रकाशानुवर्तन शो करता है। तो प्रकाश संवेदी हार्मोन होता है और क्या करता है, प्रकाशानुवर्तन शो करता है। तो प्रकाश की तरफ जाने को ही हम प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद आता है जिबरलिन। तो जिबरलिन का काम क्या होता है, ये पौधों के तनों की वृद्धि करता है। तो ये तनों की वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है। मतलब जहां पे भी कोशिका विभाजन की जरूरत होती है, पौधे के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से कोशिका विभाजन होता है। जैसे जो फल होते हैं, फलों में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होना चाहिए, तो उसके लिए ये साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद वृद्धि रोधी में एब्सिसिक अम्ल, तो पत्तियों के झड़ने में मदद करता है, और इथाइलिन फलों के पकने में मदद करता है। तो ये सारे प्लांट के हार्मोन है, उनका कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। तो अब हमको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। अब ह्यूमन में जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, तो उनके हम हार्मोन्स देख लेते हैं, कौन से ग्लैंड से वो निकलता है, किस ग्रंथियों से निकलता है, और उस हार्मोन का नाम क्या होता है और उसके कार्य क्या होते हैं, उसके बारे में देखना है। तो जो फर्स्ट हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन में होता है बिल्कुल छोटे से साइज का, और वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है। इसका काम क्या होता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है। मतलब अगर ज्यादा सेक्रेट कर देगा ग्रोथ हार्मोन तो बहुत ज्यादा, बहुत ही लंबी चौड़ी बॉडी हो जाएगी। अगर कम रिलीज करेगा तो काफी आदमी छोटा रह जाता है। तो ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद वृद्धि को नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो भी बॉडी की और सारी ग्रंथियां होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है, और इसीलिए इस पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। तो ये थायरॉक्सिन रिलीज करता है। ये क्या करता है, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट। ये शरीर का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है उसको कंट्रोल करता है। मतलब किस तरह से डाइजेशन हो रहा है बॉडी में, सारी क्रियाएं किस तरह से चल रही हैं, ये उसको कंट्रोल करता है। और क्या करता है, बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शरीर में एक संतुलित वृद्धि करने के लिए, ताकि मतलब सारे हिस्से बराबर तरीके से बढ़ रहे हों, उसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद आता है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ये हार्मोन को रिलीज करता है। और इसका क्या होता है, इसका काम होता है बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस बनाए रखना। तो पैराथायरॉइड बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस बना के रखता है। फिर उसके बाद आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करता है। ये जब कभी भी हम खतरा महसूस करते हैं या अचानक से जब डर जाते हैं, तब ये पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। इमरजेंसी जो भी स्थितियां होती हैं उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, कि अचानक से जब डर जाते हैं तो बहुत तेजी से हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसके लिए ये क्या करता है,
तुरंत बॉडी जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, जिससे तुरंत बॉडी बैलेंस हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद है फिर पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज या अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। इसका काम होता है ग्लूकोज को पूरी बॉडी में कंट्रोल करना, बढ़ने नहीं देता है इंसुलिन। और फिर उसके बाद आता है टेस्टिस। तो ये मेल में ही बस होता है, जो नर होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये सिक्रेशन करता है। और ये जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके डेवलपमेंट और इसके ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कंट्रोल करता है। और फिर उसके बाद ओवरीज जो होते हैं, ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब महिलाओं का जो जनन अंग होते हैं, उनका ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये पूरे ह्यूमन का सारा हार्मोन, उसके ग्लैंड और उन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है, उसके बारे में हमने देखा। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है फीडबैक मैकेनिज्म या फिर पुनर्निवेशन क्रियाविधि। हम देखते हैं ये क्या होता है। फीडबैक मैकेनिज्म या फिर पुनर्निवेशन जो क्रियाविधि होती है, इसमें ब्लड में जैसे ही किसी भी हार्मोन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, तो उससे संबंधित जो भी ग्रंथियां होती हैं वो तुरंत उस हार्मोन को रिलीज करने लगती हैं, उसका स्रावण करने लगती हैं। तो इसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म या फिर पुनर्निवेशन क्रियाविधि बोलते हैं। और जैसे ही वो हार्मोन की जो मात्रा होगी वो जैसे ही उस ब्लड में जैसे ही नियंत्रित होगी, तुरंत फिर वो अपना सिक्रेशन कम कर देगा या फिर बंद कर देगा, जिस हिसाब से जरूरत होती है। तो इसी को हम पुनर्निवेशन क्रियाविधि बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। तो वो हार्मोन का कब कहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है अपना सिक्रेशन और कब डिक्रीज कर रहा है, उस पर डिपेंड होता है। यहाँ तक आपका ये लास्ट टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए उसको। अब यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर जो पढ़ा है, इसमें हमने CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और फिर उसके बाद एक जो लास्ट वाला हमारा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन तीनों के बारे में पढ़ा है। और नर्वस सिस्टम तो बस हमने ह्यूमन का ही पढ़ा है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है, क्योंकि प्लांट में नर्व्स नहीं होते हैं, इसलिए उनमें उतनी ज्यादा संवेदनाएं नहीं होती हैं। आदमी के जैसा वो पेन आदमी जितना नहीं महसूस कर सकते हैं। तो ये पूरा, अब जैसे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, तो सेंट्रल का मतलब होता है जो बिल्कुल बीच में होता है। तो बॉडी के बीच में एक ब्रेन पड़ता है और फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। फिर उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल जो भी बॉडी के और सारे हाथों पैरों में फैले रहते हैं जो भी नर्व्स, उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो इन्हीं नर्व्स के द्वारा होती हैं। तो ये पूरा हमारा टॉपिक रहा। और मेन जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना था वो बस था कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, जिसमें कि हमको नर्वस कोऑर्डिनेशन और फिर हार्मोनल दोनों पढ़ने थे। और उसके बाद था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जिसमें बस केवल हार्मोनल ही था। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।